Good evening to all of you. Please let me know that voice is clear and video is clear, everyone. एक बार बता देना वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है सब लोग. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग बच्चे लोग, सब सही? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बेसिकली, राइट? और फिर उससे रिलेटेड भी हम लोगों ने ये देखा था. हाँ, चैट दिख रही है मुझे, सब लोगों की चैट दिख रही है. एक बच्चे ने लिखा है कि टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो अभी तक पढ़ाया नहीं था, वो मिसमैच हो जा रहा है. ठीक है, आगे आएगा वो सब, लैटिसेस वैटिसेस आगे आएंगे, डोंट वरी. ग्रुप थ्योरी के भी थे, आगे है वो. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करें हम लोग. ठीक है, ओके. देखो हम लोगों ने अभी इसके पहले इक्विवेलेंस रिलेशन देखा था. इक्विवेलेंस रिलेशन ये होता है बेसिकली कि जब कभी भी हमारे पास में आरएसटी प्रॉपर्टी को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है. मतलब एक ही टाइम पे वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, और एक ही टाइम पे सिमेट्रिक भी होना चाहिए और एक ही टाइम पे ट्रांजिटिव भी होना चाहिए. तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है कि इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम द इक्विवेलेंस रिलेशन. तो जैसा हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के रिलेशंस देखा था कि कुछ रिफ्लेक्सिव होते हैं, कुछ इरिफ्लेक्सिव होते हैं, कुछ सिमेट्रिक होते हैं, कुछ असिमेट्रिक होते हैं, कुछ एंटी सिमेट्रिक होते हैं, कुछ ट्रांजिटिव होते हैं. तो उसमें से कुछ लोगों को हमने क्लब करके देखा कि भाई इसका कुछ जो एक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम जो देखा था कि तीन प्रॉपर्टी को हमने सेटिस्फाई करवाया था. जैसे आरएसटी प्रॉपर्टी है कि उसमें रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. तो जब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इन चीजों को मिला के हम लोगों ने बना लिया कि भाई ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. लेकिन अब आगे चलते हैं और आगे हम लोग ट्राई करते हैं बेसिकली कि हमारा एक दूसरे तरीके का रिलेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं. अब ये बेसिकली पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता क्या है, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि व्हाट इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन समझने के लिए आप ऐसा समझो कि एक रिलेशन जो है वो एक ही टाइम पे क्या होना चाहिए कि एक ही टाइम पे आपका रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और एक ही टाइम पे वो एंटीसिमेट्रिक भी होना चाहिए. ठीक है, मतलब एक ही टाइम पे होना चाहिए. वहां पर क्या होता था? आरएसटी प्रॉपर्टी होती थी. यहां पर क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक भी होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए? ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए. मतलब एक ही टाइम पे अगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव हैज टू बी देयर, एंटीसिमेट्रिक हैज टू बी देयर एंड ट्रांजिटिव हैज टू बी देयर. तो अगर मैं इसको बोलूं कि बेसिकली ये आपका रिलेटिव वाली, ये अगर ये रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो जब अगर एक ही टाइम पे रिफ्लेक्सिव होगा, एक ही टाइम पे एंटीसिमेट्रिक होगा और एक ही टाइम पे ट्रांजिटिव होगा, तो इस चीज को हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं. अब मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इसे बेसिकली कहा क्यों जाता है, इसका नाम जो है वो पार्शियल ऑर्डर क्यों कहा जाता है. लेकिन फिलहाल के लिए हमको ये डेफिनेशन समझनी है कि डेफिनेशन जो है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है. लेट्स ट्राई टू टेक सम ऑफ द एग्जांपल. अब जैसे मैं ना एक पहला एग्जांपल लिखता हूं कि लेट्स कंसीडर आर, और इसमें मैंने लिखा कि a कॉमा बी एंड वेयर a इज बेसिकली लेस देन और इक्वल टू b. अब मुझे ये चेक करना है कि ये मेरी जो है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है. तो आई विल ट्राई टू टेक वन रिफ्लेक्सिव एंड आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन कि a शुड बी रिलेटेड टू a. अगर a रिलेट करता है a में, तो कंडीशन क्या है हमारी? कंडीशन जो है वो बेसिकली ये वाली है कि a शुड बी लेस देन और इक्वल टू a. अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव हो गया. अब हमको ये देखना है कि एंटीसिमेट्रिक. अब एंटीसिमेट्रिक की एक प्रॉपर्टी आप लोग याद रख लेना. जब मैं आप लोगों को एंटीसिमेट्रिक पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को
कि देखो एंटी सिमेट्रिक वो चीज होती है जो फ्लिपिंग को अलाउ नहीं करती है लेकिन सेम एलिमेंट को अलाउ कर देती है। तो ये चीज भी हम लोग कहीं ना कहीं हमें पता है और इस चीज को भी हम लोग जो है वो फॉलो करेंगे कि एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, इट अलाउज सेम एलिमेंट, राइट, इट अलाउज सेम एलिमेंट। ये तो एक प्रॉपर्टी होती है और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि बेसिकली इट डज नॉट अलाउज द फ्लिपिंग, और अनदर वे ऑफ राइटिंग की भाई इट शुड नॉट बी हैविंग नो फ्लिपिंग। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग जो है इसमें एंटीसिमेट्रिक में फॉलो करेंगे। और लॉजिक क्या होता है एंटीसिमेट्रिक का कि A इज रिलेटेड टू B एंड एट द सेम टाइम B इज रिलेटेड टू A, देन आई कैन से दैट कि A इट इज इक्वल्स टू B। अब अगर मुझे ये वाली प्रॉपर्टी चेक करनी है कि भाई A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू A, देन A इज इक्वल्स टू B। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि A इज लेस देन और इक्वल टू B एंड B इज लेस देन और इक्वल टू A, देन आई कैन से दैट कि A इट इज इक्वल्स टू B। अब आप इसमें चेक करो कि ये एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। एंटीसिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी क्या है कि इट अलाउज द सेम एलिमेंट बट इट डज नॉट अलाउज द फ्लिपिंग। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखूंगा कि भाई 2 इट इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो कहने का मतलब है कि 2,3 जो होगा दैट विल बिलोंग्स टू अ रिलेशन। क्या मैं लिख सकता हूं कि 3 इट इज लेस देन और इक्वल टू 2? नहीं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट कि 3 जो है 3,2 बिलोंग करता है रिलेशन में या नहीं, तो ये लेफ्ट साइड का पूरा फॉल्स हो जाएगा। और अगर फॉल्स ने किसी चीज को इंप्लाई कर दिया तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मेरा पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। तब मैं बोल सकता हूं कि ये एंटीसिमेट्रिक है। आप अपने आप से भी इसको एक बार वेरीफाई कर लो। जो A इज लेस देन और इक्वल टू B वाला नोटेशन होता है, ये A इज लेस देन और इक्वल टू B वाला नोटेशन, ये क्या करता है मालूम है? ठीक है, ये क्या करता है, ये फ्लिपिंग को अलाउ नहीं करेगा। जैसे 1 जो है वो 2 से छोटा होता है, ये बात सबको पता है, लेकिन क्या ये पता है कि 2 जो है वो 1 से छोटा होता है? नहीं, राइट। तो ये फ्लिपिंग को अलाउ नहीं कर रहा है। अच्छा, ये फ्लिपिंग को अलाउ क्यों नहीं कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब जैसे मैं अगर बोलूं कि 1,2 दैट बिलोंग्स टू R, अब जैसे लेट्स कंसीडर कि मैंने क्या किया, मैंने Z लिया, फिर Z क्रॉस Z लिया, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, कंडीशंस मैंने लगा दी, A इज लेस देन और इक्वल टू B। अब ये क्या देगा, मुझे रिजल्ट देगा। अब ये रिजल्ट में चेक करते हैं। अब जैसे 0 आएगा 0,0, अब ये 0 आएगा तो ये बोलेंगे 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो 0,0 क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा। मतलब ये क्या करेगा, सारे सेम एलिमेंट को प्रेजेंट कर देगा, 1,1 2,2, और एंटीसिमेट्री को सेम एलिमेंट से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब आएगा यहाँ पर 1,2, अब 1,2 पास होके यहाँ पर आ जाएगा कि 1,2 विल बी प्रेजेंट इनटू अ रिलेशन। व्हाई 1,2 विल बी प्रेजेंट, बिकॉज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो 1,2 प्रेजेंट होगा। अब ये 2,1 आएगा, अब ये 2,1 आएगा, लेकिन ये यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम लोग चेक कहां पर करते हैं, हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं, हम लोग रिजल्ट में चेक करते हैं। जब आप रिजल्ट में चेक करोगे तो ये चीज देखोगे कि भाई इसमें जो है दे आर नॉट अलाउइंग द फ्लिपिंग, मतलब 1,2 तो आएगा लेकिन 2,1 नहीं आएगा, इसलिए इसमें फ्लिपिंग अलाउ नहीं कर रहा। जब फ्लिपिंग अलाउ नहीं करेगा तब इस चीज को मैं क्या बोल दूंगा, तब इस चीज को मैं बोल दूंगा कि ये जो होगा वो मेरा एंटीसिमेट्रिक होगा। व्हाई, बिकॉज इट डज नॉट अलाउइंग द फ्लिपिंग। तो इसी तरीके से 2,3 जो होगा वो प्रेजेंट होगा, बट 3,2 जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। ये 3,2 जो है ना वो बेसिकली आपका Z क्रॉस Z में प्रेजेंट होगा, लेकिन 2,3 जो होगा वो यहां पर प्रेजेंट होगा। इसलिए ये जो चीज हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एंटीसिमेट्रिक हो जाएगी। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, दैट वी डोंट नीड रिक्वायरमेंट ऑफ दैट। अब हम लोग ना ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव क्या कहता है कि A इज लेस देन और इक्वल टू B एंड B इज लेस देन और इक्वल टू C, देन इट सेज दैट A इज लेस देन और इक्वल टू C। अब अगर ये वाली कंडीशन मुझे चेक करनी है तो मैं ये लिखूंगा कि भाई देखो 2 जो है दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 3 एंड 3 इट इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो मैं लिख सकता हूं कि 2 इट इज लेस देन और इक्वल टू 5। कहने का मतलब है कि ये 2,3 जो होगा वो एक अगर रिलेशन में बिलोंग करेगा और उसी टाइम पे अगर 3,5 भी बिलोंग करेगा, तो सीधी सी बात है कि 2,5 जो होगा वो भी रिलेशन में आपका बिलोंग करेगा। मतलब अगर ये पहली वाली एलिमेंट इससे छोटी है, ये वाली एलिमेंट अगर इससे छोटी है, ये वाली एलिमेंट अगर इससे छोटी है, तो सीधी सी बात है कि ये वाला एलिमेंट इससे छोटा होगा। एंड वी कैन इजीली ट्राई टू फाइंड इट आउट कि ये जो चीज होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ये ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। तब मैं आराम से बोल सकता हूं कि ये जो मेरे रिलेशन आया जिसको मैं A, B लिख रहा हूं एंड वेयर A इज लेस देन और इक्वल टू B, तो ये क्या कर रहा है मालूम है, ये ना राइट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जैसे मैं अगर दूसरा एग्जांपल लेता हूं, लेट्स कंसीडर मैं अगर R2 लूंगा, तो R2 में अगर मैं A, B लिख दिया एंड इफ आई विल राइट कि A इज लेस देन B, इंस्टेड ऑफ राइटिंग A इज लेस देन और इक्वल टू B, A इज लेस देन B अगर मैं लिखता हूं, तो मैं इसमें बोलूंगा कि पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट 1 इट इज लेस देन ऑफ 1, दिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स दिस इज फॉल्स।
तो हम लोग इसमें रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ, एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों एंटीसिमेट्रिक होगा? क्योंकि ये फ्लिपिंग को अलाउ नहीं करेगा। अब मैं बोलूंगा कि ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 2 से छोटा है और 2 अगर 3 से छोटा है तो सीधी सी बात है 1 जो है वो 3 से भी छोटा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ओनली प्रॉब्लम दैट वी आर गेटिंग रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो इन दोनों में से पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कौन सा है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो चीज है ये आपकी क्या है, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, दैट वी कैन इजीली ट्राई टू गेट इट। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स कंसीडर कि मेरा एक रिलेशन है जो मैं ना सेट के ऊपर ले रहा हूं कि सेट ए और बी, एक सेट दूसरे सेट के साथ में, क्या मैं सबसेट का नोटेशन लिख रहा हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब मैं सबसेट का नोटेशन लिख दिया, तो अब आप मुझे चेक करके बताओ कि वेदर इट इज सेटिस्फाइंग द रैट प्रॉपर्टी और नॉट। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू राइट इट डाउन कि दो एलिमेंट ए कॉमा बी लिख दिया मैंने, एंड जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, greatest common divisor of a comma b should be 1. Okay, which one of them is a partial order relation? Okay, the first one is satisfying the rat property, and why it is satisfying the rat property? Because we can say that कि reflexive में जब A जो होगा वो खुद के साथ में रिलेट होगा, वो कब होगा कि बेसिकली A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी की हर एक एलिमेंट जो होगा वो बेसिकली खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। अब अगर मैं एंटीसिमेट्री के लिए जाऊं और एंटीसिमेट्री के लिए चेक करूं, तो ये मैंने आप लोगों को एंटीसिमेट्रिक जब मैं पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे भी मैंने ये सबसेट का नोटेशन लिखा था, और उसमें भी मैंने ये लिखा था कि ये फ्लिपिंग अलाउ नहीं करेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि A इज बेसिकली द सबसेट ऑफ B एंड B इज बेसिकली सबसेट ऑफ A, एंड देन इट विल बी सेइंग कि A इट इज इक्वल्स टू B। अगर आप एंटीसिमेट्री को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करोगे ना, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा मालूम है? एंटीसिमेट्रिक ये कहता है कि देख भाई, फ्लिपिंग तो मैं नहीं कर रहा हूं, अगर आपको फ्लिपिंग करवाना है तो सेम एलिमेंट होना चाहिए। और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये जो डेफिनेशन है ये किसकी डेफिनेशन है मालूम है? इक्वालिटी ऑफ सबसेट की डेफिनेशन है कि A इज लेस देन और इक्वल टू B। अगर एक ही टाइम पे A इज लेस देन और इक्वल टू B भी सेटिस्फाई कर रहा है और B इज लेस देन और इक्वल टू A भी सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि A शुड बी व्हाट, A शुड बी इक्वल्स टू B। तो ये फ्लिपिंग के लिए ना अलाउ नहीं करेगा। अब अगर मैं ट्रांजिटिव के लिए जाऊं और ट्रांजिटिव के लिए चेक करूं कि A इज बेसिकली द सबसेट ऑफ B एंड B इज बेसिकली द सबसेट ऑफ C, then I can say that कि A is basically the subset of C, and then it will satisfy the transitive property, and we can say that कि पहली वाली प्रॉपर्टी मेरी रैट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। दूसरा वाला क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? कैन एनीवन आंसर मी कि whether it is reflexive or not? Okay, let's not talk about the this one. Let's talk about कि whether it is reflexive or not. Can I say that it will be a reflexive? Can I say that it will be the antisymmetric? ठीक है, कैन आई से अबाउट ट्रांजिटिव? ओके, अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे पूछूं तो ये कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, राइट? इट इज नॉट नेसेसरी एवरी टाइम यू विल बी गेटिंग 1। अगर मैं जीसीडी ऑफ 2,2 ले लूं, जैसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 और 2 का मैं ले लूं, तो आई विल बी गेटिंग 2 बेसिकली, विच इज नॉट इक्वल्स टू 1, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एंटीसिमेट्रिक होगा क्या? आप ये देखो ना, क्या ये फ्लिपिंग अलाउ करेगा क्या? बिल्कुल फ्लिपिंग अलाउ करेगा। अब अगर मैं ये बोलूं, जैसे कि अब ये देखो,
अब ये z हो गया मेरा, ये z क्रॉस z हो गया। अब मैं यहां पर लिख दिया, मेरी कंडीशन हो गई कि जीसीडी ऑफ a कॉमा बी शुड बी इक्वल्स टू 1। अब अगर इसमें 3 और 5 आएगा तो 3 और 5 को ये क्या करेगा, पास कर देगा। क्यों? क्योंकि जीसीडी ऑफ 3 कॉमा 5 व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग एज अ 1। अब अगर यहाँ पर 5 और 3 आएगा तो ये 5 और 3 को भी तो पास कर देगा। क्यों? क्योंकि 5 और 3 का भी तो जीसीडी 1 है। क्या तो इसलिए एंटीसिमेट्रिक होगा क्या ये? क्योंकि फ्लिपिंग अलाउ कर रहा है। अगर फ्लिपिंग अलाउ करेगा तो इसको मैं बोल सकता हूं कि इट इज नॉट गोइंग टू बी व्हाट, इट इज नॉट गोइंग टू बी द एंटीसिमेट्रिक। समझ में आ गया? सो इट अलाउज फ्लिपिंग, इट अलाउज फ्लिपिंग, और रिलेशन अलाउज फ्लिपिंग, रिलेशन अलाउज फ्लिपिंग, फ्लिपिंग। सो नो एंटीसिमेट्रिक, सो नो एंटीसिमेट्रिक। अब अगर मैं ट्रांजिटिव के लिए चेक करूं तो ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं ऐसा लिखूं कि लेट्स कंसीडर 3 and 5, ओके, नाउ इफ आई विल राइट इट डाउन कि जीसीडी ऑफ 3,5 एंड जीसीडी ऑफ 5,9, देन व्हाट इट विल इंप्लाइज, इट विल इंप्लाइज जीसीडी ऑफ 3,9। अब ये देखो 3,5 का जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये रिलेशन में होगा। जीसीडी ऑफ 5 और 9 का भी 1 आएगा, ये भी रिलेशन में होगा। लेकिन जीसीडी ऑफ 3,9 यू विल बी गेटिंग 3 विच इज नॉट बी इक्वल्स टू 1। सो 3 और 5 प्रेजेंट होंगे, लेकिन 5 और 9 प्रेजेंट होगा। तो उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि जीसीडी ऑफ 3,9 व्हाट यू विल बी गेटिंग, इट विल बिकम 3। सो इट इज नॉट इक्वल्स टू दैट। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा? नो, इट विल नॉट बिकम द ट्रांजिटिव, इट विल नॉट बिकम द एंटीसिमेट्रिक, ओके, एंड इट विल नॉट बिकम द रिफ्लेक्सिव। तो ये बेसिकली कोई भी रूल नहीं अप्लाई करेगा। क्लियर है? डन? ठीक है, ओके। अब अगर मैं आप लोगों को ये स्टेटमेंट बोल दूं कि लेट्स कंसीडर एक रिलेशन है जिसमें मैंने लिख दिया कि a कॉमा बी। अब a कॉमा बी को मैं लिखता हूं कि a डिवाइड्स b। अच्छा ये देखना, a डिवाइड्स b का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं कि a डिवाइड्स b। अब अगर मैंने लिख दिया a डिवाइड्स b तो इसका मतलब होता है कि b बाय a। इसको मैथमेटिक्स में हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं कि a जो है ना वो b को डिवाइड कर रहा है, a डिवाइड्स b को। इसको मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसा लिखते हैं, ये डिवाइड्स के नोटेशन मतलब इंग्लिश में नहीं लिखते, हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि a जो है वो बेसिकली b को डिवाइड कर रहा है। और अनदर वे ऑफ राइटिंग की बेसिकली इट विल बी b बाय a। ठीक है, तो अब कहीं पर भी अगर मैं आप लोगों को डिवाइड वाला नोटेशन दे दूं, अब जैसे मैं अगर लिखूं कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब मैं अगर लिखूं कि 3 डिवाइड्स व्हाट, 3 डिवाइड्स 6, तो ये इंग्लिश ना लिख के हम लोग एक नोटेशन लिखते हैं। वो नोटेशन एक सिंगल लाइन होता है, उसका मतलब ये होता है 3 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है। या इसको दूसरे तरीके से लिखने का मतलब होता है कि 6/3, तो यू विल गेट आंसर एज ए 2। बट आंसर मैटर नहीं कर रहा है, मेरे को ये नोटेशंस मैटर कर रहा है। अब जैसे मैं अगर ये रिलेशन लिखूं, इस रिलेशन में इफ आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन कि a कॉमा b, अब इसमें मैं लिखूं कि a जो है वो b को डिवाइड कर रहा है, तो कैन यू चेक इट फॉर रैट प्रॉपर्टी कि इसमें से रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? व्हाट शुड बी योर आंसर? Right? Yes. It will become reflexive, right? Yes, everyone. So it will become reflexive. Why it will become reflexive? 0 is dividing 0. That is why it will become reflexive, right? Am I right? Yes or no? 0 divided by 0. So it will become reflexive. No, it does not satisfy the reflexive. I mean, अगर मेरा डोमेन जो होगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स होगा, तो ये क्या होगा मालूम है कि ये रिफ्लेक्सिव जो होगा ना वो बेसिकली नहीं होगा। मतलब ये दुनिया के सारे एलिमेंट्स के लिए करेगा, लेकिन 0,0 के लिए नहीं करेगा। मतलब सब कुछ प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है।
बट 0,0 के लिए प्रेजेंट नहीं होगा. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव? बिकॉज वी आर गेटिंग सेट ऑफ इंटीजर्स. लेकिन अब मैं ना अगर थोड़ा सा चेंजेस करूं कि अब अगर मेरा डोमेन जो है, ठीक है, इफ आई विल बी राइटिंग माई डोमेन इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन. ठीक है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव when domain is set of integers or when domain allows 0. When domain allows, ठीक है, when domain allows 0, when domain allows 0, so that is why it will not become the reflexive. ठीक है, लेकिन अगर मैं डोमेन में सेट ऑफ इंटीजर लिखता हूं, अगर मैं डोमेन में सेट ऑफ इंटीजर लिख दूंगा तो क्या होगा मालूम है, ये रिफ्लेक्सिव को अलाउ कर देगा. तो इफ आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन कि मेरा डोमेन जो है दैट विल बी बेसिकली द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. अगर ये डोमेन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, देन आई विल बी राइटिंग की a कॉमा b एंड सच दैट वेयर a इज बेसिकली डिवाइडिंग b. देन आई कैन से दैट रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी विल बी सेटिस्फाइंग, क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद को डिवाइड करेगा. तो व्हाट इज द लॉजिक? द लॉजिक सेज दैट कि भाई a is related to a is related to a. रिलेशन की कंडीशन क्या है कि वेयर a is dividing itself. डोमेन जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है. अब अगर मैं एंटीसिमेट्री के लिए जाता हूं तो एंटीसिमेट्री की प्रॉपर्टी हम अपने मन में क्या बोलते हैं कि देख बेटा फ्लिपिंग मत अलाउ करना, सेम एलिमेंट को कोई दिक्कत नहीं है. अब ये फ्लिपिंग कैसे अलाउ करेगा, इसकी औकात ही नहीं है. अब जैसे a डिवाइड कर रहा है b को और फिर b डिवाइड कर रहा है a को, तब हम लोग बोल सकते हैं कि a इट इज इक्वल्स टू b. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिवीजन का डेफिनेशन है, इक्वालिटी वाली डिवीजन का. अब अगर फ्लिपिंग वैसे अलाउ नहीं करेगा, अब जैसे मैं अगर बोलूं कि 3 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 6 क्या है वो 3 को डिवाइड करेगा? नहीं. तो ये स्टेटमेंट क्या होगा मालूम है, ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा. क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर जो है पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा. और जैसे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, लेफ्ट साइड का पूरा फॉल्स हो जाएगा. और फॉल्स अगर किसी चीज को इंप्लाई कर देगा तो पूरा स्टेटमेंट मेरा, ठीक है, ट्रू हो जाएगा. तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंटीसिमेट्रिक होगा. व्हाट अबाउट योर ट्रांजिटिव? कैन आई से दैट इट इज अ ट्रांजिटिव? It is not defined, right? ठीक है, ट्रांजिटिव हो जाएगा. सीधी सी बात है. वी कैन ट्राई टू से दैट कि मेरा ये जो चीज होगी वो क्या हो जाएगी मालूम है, ये ट्रांजिटिव हो जाएगी. सो व्हाट इज द मीनिंग अबाउट दिस ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव सेज दैट कि भाई a जब b को डिवाइड करता है और b जो है वो c को डिवाइड करता है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि a जो है वो भी c को डिवाइड करेगा. a ने b को डिवाइड किया, b ने c को डिवाइड किया, तो a जो है वो c को डिवाइड करेगा. तो वी कैन से दैट इट इज गोइंग टू बी अ ट्रांजिटिव. तो इट विल बिकम वेरी इजी एंड वी कैन से दैट. ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो होगा वो आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा. तो आई होप दैट एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू व्हाट द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. ठीक है, तो एक चीज ना मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब कभी भी हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पढ़ते हैं ना दोस्त, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में ना ये रिलेशन के साथ साथ ये सेट का आना बड़ा जरूरी होता है. समझ में आ रहा आप लोगों को? तो ये ना सेट के, ये रिलेशन के साथ में ये जो सेट का आना जो होता है ना, आ रहा राकेश जोशी, थोड़ा सा इंतजार करो. ये मेरी बस बातें सुनते जाओ, आपको कुछ नहीं करना है. फर्स्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आया. कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया भाई, मेरे को बता दे. ये वाला समझ में नहीं आया, रिफ्लेक्सिव वाला, वो जीरो वाला नहीं समझ में आया. एक काम कर, कैलकुलेटर ले, उसमें 0 डिवाइड बाय 0 कर, या गूगल पे 0 डिवाइड बाय 0 कर, लैपटॉप में, मोबाइल में 0 बाय 0 लिख फटाफट. क्या आ रहा है? कुछ आया? मैं भी कर लेता हूं, पता नहीं आंसर आ जाए. बच्चा है, बच्चे का डाउट है. गाली दे रहा है मेरा मोबाइल मेरे को. हो गया? तो मेरा, अच्छा ठीक है यार, इसकी भी बात सुन लेते हैं.
ठीक है, इसकी भी बात सुन लेते हैं। तो इस बच्चे का डाउट ये है कि सर, मैं समझ गया इसका डाउट ये, अब ये बोलेगा कि मैंने तो डाउट पूछा था, तुमने तो मजाक में ले लिया। देख दोस्त, मैं तेरे को फिर से बता देता हूं, जब हमारा जीरो अलाउ करोगे ना आप, ठीक है, तो क्या होगा मालूम है कि जब जीरो अलाउ करोगे तो हर एक एलिमेंट खुद के साथ में रिलेट करेगा। ये दुनिया का सत्य है कि कोई भी एलिमेंट किसी को भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन ये सत्य जो है जीरो के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो जब आप जीरो डिवाइड बाय जीरो करोगे तो व्हाट यू विल गेट इनडिफिनिट, ठीक है, वैल्यूज। तो जीरो डिवाइड बाई जीरो इसके लिए अलाउ नहीं करेगा, तो मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लेता हूं। डोमेन को मैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए लिखा। जब अगर मैं डोमेन को सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए लिखूंगा तो ये कहां से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 1 से। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, देखो 3 चीजें होती हैं, अगर आपको नहीं पता है तो एक होता है सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, एक होता है सेट ऑफ इंटीजर जिसको हम लोग कैपिटल आई या कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली हम लोग कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली माइनस इंफिनिटी से, ठीक है, और फिर 0 को लेके फिर 1 को लेके ये यहां से स्टार्ट होता है। फिर एक आता है उसमें, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर। एक होता है आपका नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होता है। अब अगर मैं एक काम बोलूं कि व्हाट इज द पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव एक इंटीजर होता है जो z प्लस होता है। z प्लस जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे करके स्टार्ट होता है। तो ये 3 चीजें हैं। जब मैं अगर z प्लस लिखूं तो ये यहां से स्टार्ट होती है। आई होप आप लोगों को ये पता होगा। मुझे फटाफट बता दो, 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर? हाँ आशीष, बस मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया, मुझे पता था तेरा वही डाउट है, तू स्मार्ट है यार। ठीक है, होमवर्क यही है, चेक कर लेना 0 निगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, ओके अब हमारा क्या हो गया, दैट वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। ठीक है, सबका कंफर्म हो गया अभी ये? अच्छा, मैंने अभी क्या बोला आप लोगों को कि भाई आपका ना, जब हम लोग पार्शियल ऑर्डर लेते हैं तो इस रिलेशन के साथ साथ ना सेट का लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मैंने अगर एक दो रिलेशंस लिए, तो एक रिलेशन मैंने ये लिया और इस रिलेशन में मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें मैंने लिया कि a कॉमा बी एंड वेयर a इज बेसिकली लेस देन और इक्वल टू b। ठीक है, a इज लेस देन और इक्वल टू b। तो इसके साथ में मैंने जो सेट लिया था वो सेट मैंने क्या लिया था, सेट ऑफ इंटीजर लिया था। फिर दूसरा जो मैंने रिलेशन लिया कि सेट है और ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका जो रिलेशन मैंने लिखा था यहां पर, और इस रिलेशन में मैंने ये लिखा था कि बेसिकली a कॉमा बी एंड वेयर बेसिकली a जो है वो b को डिवाइड कर रहा है। तो कभी भी आप लोग ध्यान देना कि जब कभी भी हम लोग रिलेशन लिखते हैं तो रिलेशन के साथ साथ में हमारे पास में क्या होता है मालूम है, हमारे पास में वो सेट का भी इंपॉर्टेंस बड़ा जरूरी होता है। तो हमारे पास में ये रिलेशन है और इस रिलेशन के साथ में क्या है मालूम है, ये सेट ऑफ इंटीजर। तो कभी भी हम लोग पार्शियल ऑर्डर जब पढ़ते हैं, चाहे पार्शियल पढ़ लो चाहे इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ लो, इक्विवेलेंस रिलेशन में मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि जब कभी भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो वो सेट को डिवाइड करता है, पार्टीशंस बनाता है। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि इन दोनों का जो जोड़ी है, ये जोड़ी साथ साथ में लेके चलना पड़ता है। अगर आप जोड़ी साथ में नहीं लोगे तो समटाइम्स इट विल नॉट बी सेटिस्फाइंग द राइट प्रॉपर्टी, इसलिए इनकी जोड़ी जो है वो साथ में लेके जाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक सेट है सेट ऑफ इंटीजर का और दूसरा रिलेशन है। अब मैं आप लोगों को कुछ एक बात बताता हूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में एक सेट है, ध्यान से सुनना ये वाली बात, ठीक है, मेरे पास में एक सेट है और मेरे पास में एक रिलेशन है। तो ये जोड़ी को साथ में मैं लेके चल रहा हूं और ये रिलेशन को मैंने चेक किया कि ये वाला रिलेशन जो है वो बेसिकली मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ठीक है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, किसके ऊपर है, ये वाले सेट के ऊपर है। अब इस सेट में मैंने लिख दिया कि a कॉमा बी, ठीक है, लेट्स कंसीडर कि a कॉमा बी मैंने लिख दिया है एग्जाम्पल के लिए। इसमें कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं। अब अगर मैंने लिखा
कि अगर मेरा ए जो है वो बी के साथ में रिलेट करता है, या तो अगर बी जो है वो ए के साथ में रिलेट करता है, चाहे मैं ए को बी के साथ में रिलेट करवा लूं, सब भूल जाओ, सिर्फ इतना ध्यान दो, मैंने एक सेट लिखा, उसमें दो एलिमेंट ले लिए, ये आर्बिट्री एलिमेंट है, चाहे कोई भी ए ले लो चाहे कोई भी बी ले लो। अब ए अगर बी के साथ में रिलेट कर रहा है, या अगर बी जो है वो ए के साथ में रिलेट कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ए एंड बी आर कॉल्ड कंपेरेबल, आर कॉल्ड कंपेरेबल। क्या बोलते हैं इनको? इनको कंपेरेबल बोला जाता है, ठीक है। ए एंड बी आर कॉल्ड एज ए कंपेरेबल। मैंने दोनों कंडीशन लिखी है, आप यहां पर देखना और वाली, ठीक है। अब ना ये वाली और वाली कंडीशन है। हाँ राहुल भाई, रिलेशन खत्म हो गया, अब झगड़ा चालू है। ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू ए। अब अगर मैं सेट में बोलूं कि मैंने रैंडमली दो एलिमेंट ले लिया, ए कॉमा बी मैंने ले लिया, ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कि ए रिलेट करता है बी के साथ में, या तो अगर बी रिलेट करता है ए के साथ में, तो ए और बी जो होंगे वो एक, ठीक है, वो ए और बी जो होंगे वो एक दूसरे के लिए क्या होंगे मालूम है? दे आर कंपेरेबल बेसिकली। सो ए एंड बी आर कॉल्ड एज ए कंपेरेबल, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मैं ना ये वाला सेट लेता हूं, ठीक है। अब इस सेट में अगर देखोगे, ये मैंने सेट जो लिया है, और ये सेट जो लिया है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिया है। इसमें जब मैं एलिमेंट लिखूंगा कि 1 2 3 और फिर 4 और फिर 5, ऐसे करके मैंने एलिमेंट लिखे हैं। अब ए और बी आप किसी को भी चूज कर सकते हो, जैसे मैंने 3 और 5 चूज किया है, या 3 और 6 चूज कर लूं। अब जैसे मैंने ए की वैल्यू को 3 ले लिया है और बी की वैल्यू को मैंने 6 ले लिया है, तो मेरा स्टेटमेंट क्या है कि ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू ए। तो कहने का मतलब यहां पर जो मैं रिलेशन लिख के आ रहा हूं, अभी ध्यान देना, ये जो मेरा रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है? ये रिलेशन जो है वो बेसिकली डिवीजन का रिलेशन है। दो चीजें मैंने लिखी हैं, एक सेट मैंने सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, दूसरा जो रिलेशन मैंने ये वाला चीज लिखा है। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ए रिलेट कर रहा है बी के साथ में, या तो बी रिलेट कर रहा है ए के साथ में। अब अगर मैं लिखूं कि 3 जो है क्या वो रिलेट कर रहा है 6 के साथ में, या 6 जो है वो रिलेट कर रहा है 3 के साथ में, कहने का मतलब है क्या 3 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, या 6 जो है वो 3 को डिवाइड करेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला स्टेटमेंट जो है मेरा ट्रू आ गया, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, 6 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में, तो मैं बोलूंगा ये स्टेटमेंट सही है। तो मैं लिख सकता हूं कि 3 एंड 6 आर कॉल्ड कंपेरेबल, आर कॉल्ड कंपेरेबल, आर कॉल्ड कंपेरेबल। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग कंपेरेबल बोलते हैं। अब जैसे मैं अगर एक दूसरा एग्जांपल ले लूं, ठीक है, अब जैसे मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट मी ट्राई टू टेक कि ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू जो है वो बेसिकली 5 है। तो मैं अगर लिखूंगा कि 3 रिलेट कर रहा है 5 के साथ में, जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू ए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए क्या बी को डिवाइड कर रहा है, या बी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब है क्या 3 5 को डिवाइड कर रहा है, या 5 जो है वो बेसिकली 3 को डिवाइड कर रहा है। जब अगर आप इसमें देखोगे, ना तो 3 5 को डिवाइड कर रहा है, ना तो 5 जो है वो 3 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 3 एंड 5 दे आर नॉट कंपेरेबल। तो सर बताना क्या चाहते हो वो तो बताओ, बोल तो रहा हूं झगड़ा चल रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वाले सेट में सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ में कंपेरेबल नहीं है, कुछ एलिमेंट एक दूसरे के साथ में कंपेरेबल। जैसे 2 जो है वो 4 के साथ में कंपेरेबल है, 2 जो है 5 के साथ में कंपेरेबल नहीं है, 2 6 के साथ में कंपेरेबल है, 6 9 के साथ में कंपेरेबल नहीं है, 6 12 के साथ में कंपेरेबल है। सो ओनली पार्शियल एलिमेंट्स आर कंपेरेबल विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन, दैट इज व्हाई दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इससे पार्शियल ऑर्डर क्यों कहा जाता है ये मैंने बताया यहां पर, समझ में आया? Only few elements are comparable. Only partial elements are comparable. Only partial elements are comparable. Only partial elements are comparable. Are comparable. Only partial elements are comparable. तो इस चीज को हम लोग इसीलिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहा जाता है इसे, ठीक है। अब जैसे दूसरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि जो मेरा डोमेन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। अब ये सेट ऑफ इंटीजर्स में मैंने सारे एलिमेंट्स ले लिए, -2 -1 0
लेट्स कंसीडर 1 2 एंड देन इट गोज टू पॉजिटिव इंफिनिटी। अब ये हो गया आपका डोमेन। डोमेन इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहां पर मैं अगर ये रिलेशन लिखता हूं, ये रिलेशन में मैंने लिखा कि a कॉमा बी एंड वेयर a इज लेस देन और इक्वल टू b। अब ना आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, अब आप ना कोई भी दो एलिमेंट ले लो, आप इसमें अगर कोई भी दो एलिमेंट लोगे ना तो सारे एलिमेंट्स कंपेरेबल आएंगे। अब जैसे मैं अगर लूंगा कि a इट इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर और b इट इज इक्वल्स टू 10 पावर 100, तो अगर आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो इसमें तो क्या बोलेगा कि a इज रिलेटेड टू b और b इज रिलेटेड टू a। तो कहने का मतलब है कि a इज लेस देन और इक्वल टू b और b इज लेस देन और इक्वल टू a। तो या तो अगर ये वाला एलिमेंट्स कंपेरेबल होगा या तो ये वाला कंपेरेबल होगा। अगर पहला वाला छोटा लोगे तो लेफ्ट वाला सेटिस्फाई करेगा, पहला वाला अगर बड़ा ले लोगे तो राइट वाला आपका कंपेरेबल करेगा। मतलब आपको तो ये पता चल गया कि लेस देन और इक्वल टू a वाली वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं लेस देन और इक्वल टू a वाली वैल्यू लूंगा तो इसमें चाहे मैं कितने भी बड़े भी एलिमेंट ले लूं, वो कोई ना कोई एक दूसरे से छोटा होगा ही होगा। अगर कोई ना कोई एक दूसरे से छोटा होगा तब मैं लिख सकता हूं कि सारे एलिमेंट्स कंपेरेबल होंगे। यहां पर क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट्स कंपेरेबल हो जाएंगे। आप देख लो ना, आप कोई भी वैल्यू ले लो, 10 स्क्वायर b रेज टू 10। अब जैसे मैं a इट इज इक्वल्स टू 3 और b इट इज इक्वल्स टू 5 ले लूं तो यहां पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5 और 5 इट इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो जाएगा। अब अगर जैसे मैं a की वैल्यू को 100 ले लूं और b की वैल्यू को -1 ले लूं तो a इज लेस देन और इक्वल टू b और b इज लेस देन और इक्वल टू a। तो इसमें यह होगा कि 100 इट इज लेस देन और इक्वल टू -1 और -1 इट इज लेस देन और इक्वल टू 100। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर पहला वाला छोटा लेते तो पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी। अब यहां पर भूलना मत, यहां पर और लगा हुआ है। तो इसमें क्या होगा मालूम है, ऑल एलिमेंट्स आर कंपेरेबल। सो आई कैन से दैट कि ऑल एलिमेंट्स आर कंपेरेबल विथ रिस्पेक्ट टू आर। ऑल एलिमेंट्स आर कंपेरेबल, ऑल एलिमेंट्स आर कंपेरेबल with respect to what, with respect to this वाले रिलेशन। अब अगर all elements are comparable होगा ना तो दोस्त ये वाला जो रिलेशन आ जाएगा ना, इस रिलेशन को हम लोग टोटल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टोटल ऑर्डर रिलेशन। टोटल ऑर्डर रिलेशन का मतलब ये होता है कि इसमें सारे एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स आर कंपेरेबल। अब अगर ये टोटल ऑर्डर होगा तो इसको हम लोग लीनियर ऑर्डर भी कहते हैं कभी कभी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लीनियर ऑर्डर रिलेशन। इसे चेन भी कहा जाता है, बट वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं। इसे लीनियर ऑर्डर रिलेशन भी कहा जाता है। ला 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 ला, ये रिलेशन है आपका। मैं डाउट क्लियर कर देता हूं। इसने रैट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। अब इसने रैट की प्रॉपर्टी को जैसे ही सेटिस्फाई किया, ठीक है, अब चेक करेंगे कि ऑल एलिमेंट्स आर कंपेरेबल। सॉरी, जैसे ही रैट की प्रॉपर्टी आ गई फिर ये क्या बन जाता है, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन जाता है। ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन जाता है। अब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के बाद में हम लोग क्या चेक करते हैं, चेक वेदर ऑल एलिमेंट्स आर कंपेरेबल और नॉट। चेक वेदर ऑल एलिमेंट्स आर कंपेरेबल, ऑल एलिमेंट्स आर कंपेरेबल, कंपेरेबल। फिर आप बोलोगे कि नहीं, ऑल एलिमेंट, या तो नो होगा। अगर नहीं है तो इट विल बिकम पार्शियल। अगर यस है तो what it will become, it will become your total order relation। what it will become, it will become your total order relation। मतलब by default वो पार्शियल होगा ही होगा, तो by default वो पार्शियल होगा। अगर रिलेशन रैट को सेटिस्फाई किया तो पार्शियल होगा ही होगा। अगर ऑल एलिमेंट्स आर कंपेरेबल, इफ इट इज नॉट, ऑल एलिमेंट्स आर नॉट कंपेरेबल तो पार्शियल है। अगर ऑल एलिमेंट्स आर कंपेरेबल तो ये लिखने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट यहां से आ ही रहा है। तो पार्शियल ऑर्डर है, ऑल एलिमेंट्स आर कंपेरेबल, देन यस वी कैन से दैट कि इट इज टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो हर एक टोटल ऑर्डर रिलेशन आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, लेकिन हर एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन विल नॉट बिकम योर टोटल ऑर्डर रिलेशन। समझ में आया ये? मतलब अगर उसने रैट को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया, यस अंकित, all total order relations are partial but all partial order relations are not total।
मतलब अगर किसी ने रैट को सेटिस्फाई किया तो पार्शियल बन गया। उसके बाद में एक और फिल्टर एक्स्ट्रा कंडीशन की ऑल एलिमेंट्स आर कंपेरेबल। अगर ऑल एलिमेंट्स आर कंपेरेबल तब बोलेंगे टोटल ऑर्डर रिलेशन। अगर नहीं कंपेरेबल है तो वो बाय डिफॉल्ट पार्शियल ही रहेगा ना। क्लियर है? बोल दो एक बार। क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं, आगे बता रहा हूं सौरभ उपाध्याय, बताऊंगा मैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। पहले ये बता दो क्लियर है कि नहीं है। R1 is a partial order relation and R2 it is also partial order relation. ठीक है? What will be your opinion on R1 union R2 and what will be your opinion on R1 intersection R2? Can we say that R1 union R2 will become partial order relation? Can we say that R1 intersection R2 is also partial order relation? क्या बताना है वैभव? वैभव भाई पार्शियल ऑर्डर रैट प्रॉपर्टी है, इस चीज को आप लोग कहीं लिख लो। ये लो तुम्हारे लिए गुलाबी चीज से लिख रहा हूं। अच्छा ब्रो, ओए ब्रो, मुझे ये बताओ आप लोग, R1 पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, R2 भी मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन किससे मिलके बनता है? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये भी रिफ्लेक्सिव, ये भी एंटीसिमेट्रिक और ये भी ट्रांजिटिव। तो अगर ये R1 मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, R2 भी मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, इनका अगर यूनियन करूंगा तो रिफ्लेक्सिव तो सेटिस्फाई करेगा, एंटीसिमेट्रिक नहीं सेटिस्फाई करता है, ट्रांजिटिव सेटिस्फाई नहीं करता है। इसीलिए यूनियन ऑफ टू पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, यूनियन ऑफ टू पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है, विल नॉट बिकम द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, बट इंटरसेक्शन विल ऑलवेज बिकम द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। समझ में आ गया क्या? वैसे इक्विवेलेंस का भी वही सीम है, सेम सीन है, लिख लेना कहीं पर कि यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन विल नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन बट इंटरसेक्शन विल बिकम इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया क्या? बताओ फटाफट। ये आया समझ में? नहीं आया समझ में?
ठीक है। सो यूनियन ऑफ टू इन आया ना दो श्लोक, चैट कम नहीं होना चाहिए। देखो फिर चैट कम होगा तो फिर ठीक है। तो यूनियन विल नॉट बिकम द एंटी सिमेट्रिक, intersection will be, union not become the partial order relation, but intersection will become the partial order relation. दिल बनाते कम नहीं होना चाहिए, आया तो दिल बनाओ, नहीं आया तो फिर गाली लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल चाहिए, चलो एग्जाम्पल के लिए रोए जा रहे हैं। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। देखो ये रिफ्लेक्सिव है, फ्लिपिंग नहीं है, इसलिए एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है। ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, ले लेता हूं मैं। ठीक है, इनका यूनियन ले लो, प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर है मैं? क्लियर अमन भाई? ओए अमन भाई, ठीक है, फटाफट ये बता दो। चेक करो कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है, फटाफट चेक कर लो जरा एक बार। चेक इट एंड टेल मी वेदर इट इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और नॉट। नो इट इज नॉट, ओके, वेयर इट इज नॉट अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन? अंकित गुप्ता, अंकित राजभर। फ्लिपिंग है, कहां पर आ रही है फ्लिपिंग ब्रो? अतुल भाई 1-2 और 2-1 आ रहा है, कहां मैंने लिखा है? ओके ब्रो, चलो बहुत सही, बहुत कड़क ऑब्जर्वेशन भाई। अब बताओ। अभी ट्रांजिटिव नहीं है, एक बार चेक कर लो वो ग्राफ मेथड से कि ट्रांजिटिव है या नहीं है एवरीवन। इफ इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव, विच एलिमेंट इज मिसिंग? इफ इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव, विच एलिमेंट इज मिसिंग? आप बोलो, मैं लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वन सिक्स वन टू वन टू
1 4 इज नॉट, अरे 1 4 है ना, पहला लाइन चेक करो ना ब्रो, 1 2 है, 1 3 है, 3 12 नहीं है, 3 12 यहां पर है ना ब्रो। इट इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तीन चार नहीं है सुशांत, 3 4 नहीं है तो किसके लिए नहीं है? तो आपने कुछ देखा होगा ना 3 4 के लिए। ओके, वेरी गुड अंकित गुप्ता। एकदम सही गोल्डी भाई, एकदम सही अंकित भाई। थ्री कॉमा थ्री ट्रांजिटिव रूल डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विथ सेम एलिमेंट। पोसिट क्या है? ये है पोसिट, 2 स्लाइड बाद। देखो तुम लोग ना परेशान मत हो क्वेश्चंस के लिए, मेरे को ना एक बार सिलेबस कंप्लीट करने दो, फिर मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है? फिलहाल के लिए कैसा है ना कि मैं खुद परेशान हूं, तुम लोगों को पहले कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दूं, पहले एक पूरा फ्लो में कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को तबाही मचा देंगे। क्वेश्चंस का टाइप हो रहा है ब्रो मेरा क्वेश्चन, सब टेस्ट दे सकते हो। आगे पढ़ाऊं अगर ये चेक कर लिया आप लोगों ने तो? ठीक है, सुनो, अब मैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो जरा देखना है यहां पर, ठीक है? एंड व्हाट इट सिग्निफाइज। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि भाई देख ए रिलेट करता है बी के साथ में, तो मैं यहां पर ना आप लोगों को एक कुछ चीजें सिखाने वाला हूं कि जब कभी भी ए रिलेट करता है बी के साथ में, तो हम लोग ना वी विल कम अप विथ वन डायग्राम। और ये डायग्राम क्या है कि जब कभी भी ए रिलेट करेगा बी के साथ में, तो वी विल बी कमिंग विथ वन एरो डायग्राम, जहां पर ये होगा कि एक ही तरफ से एरो डायग्राम जाएगी, और ए जो होगा वो लोअर लेवल पे होगा और बी जो होगा वो हायर लेवल पे होगा। तो ए विल बी लोअर लेवल, ए विल बी एट लोअर लेवल, ठीक है, लोअर लेवल, और बी विल बी एट हायर लेवल, बी विल बी एट हायर लेवल, ठीक है? ये हमारा अजम्पशन है जब कभी भी ए रिलेट करेगा बी के साथ में। या तो अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जब कभी भी ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, तो हमें ये पता है कि जो चीजें हम लेफ्ट में लिखते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज हम राइट में लिखते हैं वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब इनका जो ऑर्डर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ए रिलेट करूंगा बी के साथ में, तो ए विल बी एट लोअर लेवल एंड बी विल बी एट हायर लेवल। अब इनका जो डिफरेंस आ सकता है वो बेसिकली किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। कहने का मतलब है कि आप ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी चीज अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ना इतने छोटे में भी लिख सकते हो, ये भी चीज अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलाउड क्या नहीं है, इनको सेम लेवल पे जो है वो हमको नहीं लिखना है, सेम लेवल पे हमको क्या करना है, नहीं लिखना है, ठीक है?
और अगर ये इस तरीके से होगा तो भी ये अलाउड नहीं होगा कि ए विल बी एट हायर लेवल और बी विल बी एट लोअर लेवल। तो जहां कहीं पर भी ए कॉमा बी आएगा तो ए जो होगा मतलब इसका जो फर्स्ट वाला होता है वो लोअर लेवल पे होता है, बी जो होता है वो हायर लेवल पे होता है। ये एक अजम्पशन है। क्यों अजम्पशन है? क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स अलजेब्रा पढ़ने के लिए। ठीक है, हायर मैथमेटिक्स अलजेब्रा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अपने को क्या चाहिए मालूम है? अपने को ये अजम्पशन चाहिए, इसको एरो डायग्राम बोला जाता है। ये कैसा होता है? ए रिलेट कर रहा है बी के साथ में, तो ए विल बी एट लोअर लेवल एंड बी विल बी एट हायर लेवल। अब यहां पर आते, जब अगर मैं ये डायग्राम देखूंगा तो फर्स्ट आई विल ट्राई टू ड्रॉ विद द फर्स्ट ऑफ डायग्राम एंड व्हाट इट सेज दैट कि ये आपका 1 हो गया। ठीक है, अब देखो पहला एलिमेंट क्या है? 1,1 है। तो अब मैं क्या करूंगा? 1 को 1 के साथ में रिलेट करूंगा एंड देन इट विल बिकम द सेल्फ लूप। 1 इज रिलेटेड टू 2, तो मैं 2 विल बी एट हायर लेवल। ठीक है, और ये जो 1 होगा वो 2 के ऊपर पॉइंट आउट करेगा। एंड 1 इज रिलेटेड टू 3, तो ये हो गया मेरा और ये हो गया मेरा, और ये 1 इज रिलेटेड टू 3, सो 1 विल बी रिलेटेड टू 3, सो 3 विल बी एट दिस पर्टिकुलर लेवल। तो ये वाली चीज भी हो गई। अब 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 इज रिलेटेड टू 4, तो 4 विल बी एट दिस लेवल। 1 is related to 6, 1 is related to 6, तो 6 will be at this level, and 1 is related to 12, and then 12 will be at this level। तो मेरा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। सेकंड रो के बारे में जाता हूं। सेकंड रो अगर मैं देखूंगा तो 2 will be related to itself और 2 is related to 4। तो अब ये देखो 2 जो होगा वो लोअर लेवल पे होगा and 4 will be at हायर लेवल। तो 2 is related to 4 and 2 is related to 6, 2 will be at lower level and 6 will be at higher level। 2 is related to 2, तो 2 will be at lower level and 12 will be at higher level। Second row is completed। Third row, 3 is related to itself, तो ये self loop हो जाएगा। 3 is related to 6, तो 3 will be at lower level and 6 will be at higher level, and then it will be pointing like this। And 3 is related to 12, 3 is related to 12, so 3 will be at lower level and 12 will be at higher level। 4,4, अब ये 4,4 सेल्फ लूप होगा। 4 इज रिलेटेड टू 12, तो 4 विल बी एट लोअर लेवल, 12 विल बी एट हायर लेवल। फिर 6 इज रिलेटेड 6 टू 12 एंड देन 12 टू 12। तो ये मेरा एक एरो डायग्राम बन गया, ये मेरा एक रिप्रेजेंटेशन बन गया। अब मैं क्या करूंगा मालूम है? इस रिप्रेजेंटेशन को ना सिंप्लीफाई करने के चक्कर में पड़ जाऊंगा कि ब्रो इसको मैं ना सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अब इसको मैं हटा लेता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब इसके पीछे पड़ जाता हूं कि भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेते। और ये सिंप्लीफाई कैसे होगा? देखो एक चीज तो है कि इस सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में, ठीक है, इस सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में हमको तो एक चीज ये समझ में आ रहा है कि भाई देख, अगर ये रैट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, ये डायग्राम जो है ना ये रैट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब अगर ये रैट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो भाई रिफ्लेक्सिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को पता है वो चीज, अपने को पता है वो कहीं ना कहीं लिखा है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव द सेल्फ लूप। ठीक है, आई विल रिमूव द सेल्फ लूप। लेट्स ट्राई टू रिमूव द सेल्फ लूप। अगर मैं सेल्फ लूप निकाल दूं तो थोड़ा सा जो है वो क्या आएगा मेरे को यहां पर रिप्रेजेंटेशन कि ये मेरा हो गया 1, फिर ये मेरा हो गया 2, ये मेरा हो गया 3, ये मेरा हो गया 4, ये मेरा हो गया 6, ये मेरा हो गया 12। तो सेल्फ लूप तो मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब मेरे को रिप्रेजेंटेशन किसका आएगा मालूम है? देखना, ये 1 to 2 वो डायग्राम से लिख रहा हूं, 1 to 3, फिर 1 to 6, फिर 1 to 4, और फिर ये 1 to 12, फिर 2 to 4, फिर 2 to 6। ये डायग्राम मैं उससे ही लिख रहा हूं, 3 to 6, फिर 3 to 12, 4 to 12 और 6 to 12। ये डायग्राम आ गया मेरे को। तो एक चीज तो है, ये सेल्फ लूप निकालने के बाद में मेरे को सिंप्लीफाई करना है कि भाई मेरे को पता है कि रिफ्लेक्सिव है वहां पर। अगर रिफ्लेक्सिव है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, मतलब मेरे को पता है कि वहां पर रिफ्लेक्सिव है। तो लेट्स नॉट राइट अबाउट इट, लेट्स नॉट ट्राई टू राइट इट डाउन। मेरे को पता है कि वहां पर रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, इसमें एक और चीज हम लोग ये कर सकते हैं, इसका भी मैं एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं मालूम है? इंस्टेड ऑफ, एक ना यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना बहुत अननेसेसरी एजेस है। तो आई विल ट्राई टू रिमूव द ट्रांजिटिव ऑल्सो। ठीक है, रिमूव ट्रांजिटिव ऑल्सो। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ट्रांजिटिव है। मेरा मेन एम क्या है मालूम है? इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जैसे अगर आप ट्रांजिटिव के चक्कर में पड़ोगे तो ये देखना 1 से लेके 1 जो है 1 इज रिलेटेड टू 2, तो ये तो डायरेक्ट है।
तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। 1 इज रिलेटेड टू 3, ये भी डायरेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, 1 इज रिलेटेड टू 4। देख 1 से 2, 2 से 4, तो 1 से 4 जो है वो अननेसेसरी है। 1 से 3 और 3 से 6, तो 1 से 6 जो है ये भी अननेसेसरी है। इसको भी निकालूंगा, इसको भी निकालूंगा। 1 is related to 3, 3 is related to 6, 6 is related to 12. So I will be removing 3 to 12 also. 1 is related to 12. 1 is 1 to 3, 3 to 6, 6 to 12. So I will also remove 1 to 12. 2 to 6 direct है, 2 to 6 नहीं निकालूंगा, and then I will remove 2 to 12. तो if I will create one copy of this, तो I will try to find it out कि भाई इसमें से, ठीक है, इसमें से क्या हो रहा है कि इस यहां से अगर मैं ये सेल्फ लूप ट्रांजिटिव निकाल दूं, 2 से 12 भी निकालना, निकाल दिया भाई। तो अगर मैं ये ट्रांजिटिव निकाल दूं तो आई विल बी गेटिंग द सिंप्लीफाइड डायग्राम लाइक दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, एंड देन दिस वन विल बिकम 4, दिस विल बिकम 6, दिस विल बिकम 12। तो अब मैं मेरे को डायरेक्ट चीज लिखनी है कि 1 to 3 ये डायरेक्ट है, 1 to 2 ये डायरेक्ट है, 2 to 4 ये डायरेक्ट है, 4 to 12 डायरेक्ट है, 6 to 12 डायरेक्ट है, 3 to 6 डायरेक्ट है और 2 to 6 डायरेक्ट है। तो ये मेरे को सिंप्लीफाइड डायग्राम आया। मैंने दो चीजें निकाली दोस्त, एक मैंने निकाला है सेल्फ लूप, दूसरा मैंने ट्रांजिटिव निकाल दिया। बाकी का मेरे को ये सिंप्लीफाइड वर्जन आया। या तो अब ये भी मुझे पता है कि ये लोअर लेवल पे, ये हायर लेवल पे है, तो इनका एरो डायग्राम भी निकाल दो, हटा ही दो सबको। तो ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 12। अब इस सिंप्लीफाइड डायग्राम को हम लोग हेस्से डायग्राम कहते हैं। हेस्से डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं हायर मैथमेटिकल अलजेब्रा के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है, चाहे आप ये पढ़ो, इतना पूरा लिख के पढ़ो, तो ये मैथमेटिशियन क्या करते हैं मालूम है, कुछ ना कुछ करके ऐसी छोटी चीज बना देते हैं जो इक्विवेलेंट हो। उनको बहुत लिखना पसंद नहीं है, ठीक है। अब इसका सिंप्लीफाइड वर्जन उन्होंने क्या कर दिया, कुछ तो देखो इन्होंने, ऐसा नहीं बहुत बड़ा कलाकारी हुआ है इसमें, कोई कलाकारी नहीं हुआ है। क्या किए हैं, सेल्फ लूप निकाल दिया है। अरे निकालते नहीं निकालते कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिखता है, डायग्राम थोड़ा टफ दिखता और क्या दिखता। वो मैथमेटिशियन क्या किए भाई, देखो अपने को ज्यादा पेन से अपने को लिखने का मतलब नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, सब जगह पे पेन लिखेंगे तो पेन कहीं खत्म हो जाएगा ब्रो। तो उन्होंने क्या किया, सिंप्लीफाइड बना दिया इसका। अब वो सिंप्लीफाइड वर्जन में वो सेम चीज को उठा के उन लोगों ने क्या कर दिया, ये कर दिया कि भाई इसको वी हैव कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं हेस्से डायग्राम। आप कुछ लोग और आए बोलते हैं इसको और सिंप्लीफाइड करो, तो बोलेगा यार सिंप्लीफाइड करना है तुमको। तो वो बोला ये कि देख भाई, हम लोग अभी तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो सेट है, ये z प्लस वाला और ये वाला जो रिलेशन है, ठीक है, डिवीजन वाला रिलेशन, देखो ये दोनों चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं ये देखो, आपने जरा ध्यान देना, मुझे यहां पर ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर मैं सेट में छेड़खानी करूंगा, सेट में अगर छेड़खानी करूंगा मैं, तो ये रिलेशन मेरे को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं देगा। अगर मैं रिलेशन में छेड़खानी करूंगा तो भी मेरे को ये क्या करेगा, ठीक है, तो भी ये मेरे को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं देगा। अब इसके जगह मैं कुछ और रिलेशन डाल दूं तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा। सेट में अगर छेड़खानी किया तो भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं देगा मेरे को। तो दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी राइट दिस कॉम्बिनेशन इन द फॉर्मेट ऑफ दिस, जिसमें हम लोग पहले सेट लिखते हैं और फिर दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं, रिलेशन लिखते हैं। तो अब अगर आपका ये वाला रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, तो ये जो सेट है, इस सेट को हम लोग पार्शियल ऑर्डर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं ब्रो, इस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल ऑर्डर सेट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पार्शियल ऑर्डर सेट कहते हैं। अब ये सेट आपका पार्शियल ऑर्डर सेट है, लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये दोनों सेट और रिलेशन के कॉम्बिनेशंस को हम लोग पार्शियल ऑर्डर सेट किया, या तो इसे पोसेट का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ये आ गया आपका पोसेट का रिप्रेजेंटेशन कि व्हाट इज अ पोसेट। पोसेट इज योर पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियल मतलब
आप समझो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं सेट और रिलेशन दोनों को कंबाइन करना चाह रहा हूं। अब सेट और रिलेशन अगर दोनों कंबाइन होंगे तो कंडीशन ये है कि रिलेशन मेरा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए और सेट क्या होना चाहिए, पार्शियल ऑर्डर सेट होना चाहिए। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग पोसेट कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब अगर मैंने ये चीज लिख दी, अब जैसे अगर मैंने ये लिख दिया कि लेट्स कंसीडर जेड और ये वाला रिलेशन, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग टोटल ऑर्डर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल ऑर्डर सेट। टोटल ऑर्डर सेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वाला जो रिलेशन है मेरा, ये टोटल ऑर्डर रिलेशन है। दिस इज बेसिकली योर टोटल ऑर्डर रिलेशन, टोटल ऑर्डर रिलेशन। अगर ये टोटल ऑर्डर रिलेशन है तो मैं इस चीज को टोटल ऑर्डर सेट कहूंगा, जिसको हम लोग टोसेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोसेट, ये हो गया आपका टोसेट। आ गया समझ में, बोलो यार। अब ना देखो, मैथमेटिशियन ने ये बोला कि देख भाई, अभी हम लोग पोसेट पढ़ के आए हैं, अभी हम लोग पोसेट पढ़ के आए हैं, तो मैं तो ये नहीं लिखने वाला। तो मैथमेटिशियन ने बोला कि रुक जा भाई, तेरे को लिखने का दिक्कत है, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन बना देता हूं। तो यहां पर मेरा सेट क्या है, ये है। यहां पर मेरा रिलेशन क्या है, ये है। इनको साथ में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, पोसेट का रिप्रेजेंटेशन। सेट क्या है ब्रो, ये है सेट। सेट है 1 2 3 4 6 और ये 12। रिलेशन क्या है, डिवीजन का रिलेशन है। तो अब ना ये वाली जो चीज है ना, चाहे ये लिखो, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दिस रिप्रेजेंटेशन। अब इसको देखो, या तो इसको देखो या तो इसको देखो, अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं बोलूंगा 1 जो है वो 1 को डिवाइड करता है, 1 जो है 2 को डिवाइड करता है तो 1,2, 1 जो है वो 3 को डिवाइड करता है तो 1,3, 1 जो है 4 को डिवाइड करता है तो 1,4, 1 to 6, 1 to 12, 2 to। अब मैं इतना, आप मैं जब लिख रहा था तुमको लग रहा सर बड़े हीरो है, मैं कोई हीरो नहीं, मेरे को ये पता है ये चीज इसको डिवाइड करता है। तो मैं लिखूंगा 2,2, 2,4, 2,6, 2,12, 3 to 3, 3 to 6, 3 to 12, 4 to 4, 4 to 12, 6 to 6, सब एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। अब मैथमेटिशियन तो था, मैथमेटिशियन ने बोला कि यार इतना तो शॉर्ट हैंड नोटेशन कर दिया मैं। अब मैथमेटिशियन की निकली है गर्लफ्रेंड, अब मैथमेटिशियन की गर्लफ्रेंड ने बोला नहीं, मेरे को और भी शॉर्ट हैंड नोटेशन चाहिए। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लिखो ही मत तुम, कभी तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, ठीक है, तुम लिखो ही मत कुछ, तो कुछ ना कुछ दिक्कत है, यहां से यहां कर दिया फिर भी कोई प्रॉब्लम है। एक काम करो, इस चीज को क्या कहा जाता है, इस चीज को कहा जाता है डिवाइजर ऑफ 12, डिवाइजर ऑफ 12। तो इसको हम लोग और भी शॉर्ट हैंड नोटेशन में ऐसा लिख सकते हैं कि D12 और फिर रिलेशन। D12 का मतलब ये होता है, ठीक है, D12 का मतलब है डिवाइजर ऑफ 12 और फिर नोटेशन। ठीक है, ठीक है ब्रो। तो अब ना यहां पर देखना, या तो ये लिख लो, ठीक है, या तो ये लिख लो, या तो ये लिख लो। ठीक है, दिस ऑल आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बता सकता है ये 4 और 6 सेम लेवल पे क्यों लिखा है मैंने? कैन एनीवन टेल मी व्हाई आई हैव रिटन 4 and 6 एट द सेम लेवल?
Yes, 4 and 6 are not comparable. They are not related and they are not dividing each other. Yes. तो अगर एक दूसरे के साथ कंपेरेबल नहीं होंगे तो सेम लेवल पे आप लिख सकते हो. Yes, they are not related. अगर सारे एलिमेंट कंपेरेबल होंगे तो क्या होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है? अगर सारे एलिमेंट कंपेरेबल होंगे तो क्या होगा? You will get line, right? एक लाइन बनेगी, बराबर ब्रो? यस. एक लाइन बनेगी ना, इसीलिए टोसेट को हम लोग चेन भी कहते हैं. चेन क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि लाइन बनती है ऐसे डायग्राम में. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर लिखूं, इसका हैशे डायग्राम अगर मुझे बनाना हो, ठीक है, जैसे ये है सेट और फिर रिलेशन. ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? पोसेट का, भूलना नहीं. ठीक है, सेट में मैंने लिख दिया कि 1 2 और 3. ठीक है, रिलेशन इट इज अ सबसेट, ये वाला रिलेशन. तो 1, ठीक है, एंड देन 2 एंड देन 3. so you will get this. That is why it is also called as a chain. ठीक है everyone? Okay. Now what is the, draw the Hasse diagram of this. Hasse diagram of D24. ठीक है, फिर D36. पहले D24 कैलकुलेट कर लो, फिर D36 बता देता हूं. फर्स्ट यू विल ट्राई टू कैलकुलेट. हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आएगी, उनके बीच में कोई लाइन नहीं आएगी राकेश. कहीं पर भी बीच में लाइन मत मारो राकेश. डिवाइजर ऑफ 24, तो पहले ना एक बनाना, ये सेट बना देना है कि भाई डिवाइजर ऑफ 24. पहले तो अपने आप से ये पूछो कि डिवाइजर ऑफ 24 को डिवाइड कौन कौन करता है. ठीक है, एक कर लेगा, 2 कर लेगा, 3 भी कर ले, 4. ठीक है, फटाफट लिखो. ईशान पांडे ने लिखा है 1 2 3 4 6. 12 कहां गया भाई? 12 दूसरे चैट. ये बड़ी गंदी आदत है ईशान. देखो ईशान ने क्या किया मालूम है? 1 2 3 4 6 और फिर बाद में 12. यार ये ना, ये चैटिंग वाली तुम्हारी आदत कभी नहीं जाएगी. एक लाइन में क्यों नहीं लिख सकते तुम लोग? इतने गंदे क्यों हो? मुझे कुछ बच्चे मैसेज भी करते हैं ना, तो अगर कुछ पूछना होता है तो पहले लिखते हैं हाय सर, माय नेम इज दिस सर. अरे भाई एक लाइन में लिख के भेज दे, या तो वॉइस नोट भेज दे, मैं पढ़ लूंगा. ये 20 लाइन का, अब मैं कहां से 20 लाइन पढ़ू मैं? चलो, what is the number of edges into Hasse diagram? What is the number of edges? Number of edges in this. ठीक है, how many number of edges are there? ये आ गया तो D36 के लिए चेक कर लो. D36 के लिए चेक कर लो. ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं. D24 के ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये D24 और ये, ठीक है, इसका आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12 और फिर 24. ओके, आई विल शो यू वन मेथड एंड दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मैं क्या करूंगा मालूम है? पहले मैंने ड्रॉ करने के पहले क्या करूंगा मालूम है? मैं
देखो मैं आपको एक मेथड बताता हूं, इससे ट्रांजिटिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी, सेल्फ लूप भी निकल जाएगा। इसमें क्या करना है, आप लोग ना लास्ट वाले से स्टार्ट करो। मैंने देखो यहां पर 24 ड्रॉ कर लिया, अब ये 24 मेरा चले गया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैं 12 पे जाऊंगा। अब ये 12 को मैं चेक करूंगा कि 12 जो है क्या वो डायरेक्ट 24 को डिवाइड करेगा या ट्रांजिटिवली डिवाइड करेगा। तो 12 जो है वो 24 को क्या, अब मैं 12 जो है वो नीचे लिखूंगा थोड़ा सा, है कि नहीं। 12 को मैं यहां नहीं लिख सकता, 12 को मैं यहां नहीं लिख सकता, तो 12 को मैं क्या करूंगा, 24 के नीचे ही लिखूंगा, है कि नहीं। तो ये 12 यहां पर आ गया। अब 12 जो है वो 24 को डिवाइड करेगा, चाहे मैं ऐसे लिखूं या 12 को जो है वो मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, या 12 को मैं ऐसे लिखूं, इट डज नॉट मैटर, ठीक है, वो नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये 24 है, ये हो गया। अब 12 से मैंने पूछा कि 12 जो है वो डायरेक्ट 24 को डिवाइड करेगा या इनडायरेक्ट 24 को डिवाइड करेगा। तो 12 जो है वो डायरेक्ट 24 को डिवाइड कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 12 को यहां पर लिख लिया, और ये जो है ये दो चीजें मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं जाऊंगा 8 के पास, मैं 8 से पूछूंगा कि तू ये बता, तू डायरेक्ट 12 को डिवाइड करेगा क्या। बोलेगा नहीं भाई। तू 8 जो है वो 24 को डायरेक्ट डिवाइड करेगा। बोलेगा हाँ। तो ये 8 यहां पर आ जाएगा आपका, और ये 24 को डायरेक्ट डिवाइड कर रहा है, ये 8 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं 6 को बोलूंगा, 6 तू ये बता, तू डायरेक्ट 8 को डिवाइड करेगा। बोलेगा आई डू नॉट हैव एनी रिलेशंस विद 8। अब मैं 6 को बोलूंगा कि क्या तू डायरेक्ट 12 को डिवाइड करेगा। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आई हैव टू कम लाइक दिस 6 to 8 आई विल आस्क कि क्या तू 8 को डायरेक्ट डिवाइड करेगा। बोलेगा मैं 8 को डिवाइड नहीं करूंगा। तो मैं 6 से पूछूंगा कि तू 12 को पक्का डायरेक्ट डिवाइड कर लेगा। तो 6 बोलेगा कि यस, 6 जो है वो डायरेक्ट 12 को डिवाइड करेगा। अगर 6 12 को डायरेक्ट डिवाइड कर रहा है और 12 24 को डायरेक्ट डिवाइड कर रहा है, तो ट्रांजिटिविटी आने की कोई जरूरत नहीं है, 6 ऑलरेडी 24 को डिवाइड करेगा ना, तो 6 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं 4 से पूछूंगा कि ब्रो तू ये बता, 4 तू 6 को डिवाइड करेगा। बोलेगा नहीं। अगर 4 ने 6 को मना कर दिया डिवाइड करने के लिए, तो मैं 4 को सेम लेवल पे लिखूंगा। क्यों? क्योंकि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन 4 एंड 6। आप 4 ने 6 से पूछा, अब 4 8 से पूछेगा कि ब्रो डायरेक्ट है, तो वो 4 बोलेगा यस ब्रो डायरेक्ट है। फिर 8 हो गया ना, तो 4 से मैं 12 भी पूछूंगा कि डायरेक्ट है ब्रो। बोलेगा हाँ भाई डायरेक्ट है। फिर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब 3 से पूछूंगा, तो 3 यहां पर आएगा जो डायरेक्ट 6 को डिवाइड करेगा। फिर 2 यहां से, फिर यहां, फिर ये आ गया आपका 1 एंड 1 2 2 1 2 3। दिस इज योर हेस्टर डायग्राम। समझ में आया क्या? अच्छा, ये मेरे बोलने से समझ में आ रहा था तुम लोगों को डायलॉग? संगम को देखो। एक बार और रिपीट कर दूं? फटाफट कर लेता हूं रिपीट, ठीक है। यहां देखना, सबसे पहले मैं 12 से पूछूंगा कि क्या तू डायरेक्ट डिवाइड करेगा। 12 बोलेगा मैं डायरेक्ट डिवाइड करूंगा। 8 से मैं ऐसे सक्सेसिवली पूछते आऊंगा। 8 को बोलूंगा 12 तू डिवाइड करेगा डायरेक्ट, तो 8 बोलेगा मैं 12 को डिवाइड नहीं करूंगा, लेकिन 8 जो है वो 24 को डायरेक्ट डिवाइड कर देगा। तो ये तीनों कंप्लीट हो गए। अब 6 को मैं पूछूंगा 8 से कि तू 8 को डायरेक्ट डिवाइड करेगा, तो 6 बोलेगा कि मैं 8 को डायरेक्ट नहीं डिवाइड करूंगा, लेकिन 6 जो है वो 12 को डायरेक्ट डिवाइड करेगा, तो 12 के नीचे मैंने लिख दिया इसको।
समझ में आ गया? अब इसी मेथड से मेरे को D36 करके बता दो, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस इनटू D36 और ये वाला। क्लियर है? आ गया ना सबका भी? इसमें कितने एजेस हैं अगर ये कैलकुलेट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। D36 में कितना आया? D36 और ये वाला 11 या 12? ओम ओए माने साहब एक बार और ट्राई करो यार आप। प्रज्वल भाई एक बार और ट्राई करना है D36 के लिए। चलो 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 एक बार और ट्राई कर लो ब्रो। कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, 11 आ रहा है, 10 आ रहा है? बीस आ रहा है एक लड़के का। कोई दिक्कत नहीं है, इस बार रैंक तेरी ही है। जिसका 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, एक बार और ट्राई करो, कहीं तो मिस कर रहे हो। संयम भाई आज कहां से लेके आ गया? एक बार फिर से चेक करो, अगर 12 नहीं आ रहा है तो यू आर डूइंग अ मिस्टेक। डू नॉट डू दैट सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक इज वन ऑफ द रॉन्ग थिंग्स दैट यू कैन हैव इट इन योर एग्जामिनेशन। विनय एक बार फिर से ट्राई करो, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। प्रज्वल भाई शेप का क्या करना है? आंसर आएगा ना? शेप का क्या करेगा? क्या ये सही है? ठीक है, हाँ कैसा भी शेप हो कोई दिक्कत नहीं है। 36 ठीक है, ये हो गया। 18 ठीक है, फिर 12, फिर 9, 9 विल बी हियर, 9 to 18 ठीक है, और डायरेक्ट हो जाएगा 6 to 12 ठीक है।
सही है कि नहीं मेरा? और 6 to 18 भी होगा। बारह और 8 हो गया, फिर ये 9, 9 यहाँ पर आएगा, 9 इज डिवाइडिंग 18, फिर 6 यहाँ पर आ जाएगा, 6 to 12 और 6 to 18, फिर 6 भी हो गया तो 4 आएगा, तो 4 विल बी हियर एंड 4 to 12 हो जाएगा। उसके बाद में 3 आएगा एंड देन 3 विल बी हियर, 3 to 6 to 9, फिर ये 2, 2 to 6, 2 to 4, फिर 1, 1 to 3, 1 to 2। क्लियर? 3 to 18, 3 to 18 इनडायरेक्ट हो जाएगा ना, ट्रांसिटिव हो जाएगा। 3 to 9, 9 to 18, सो देयर इज नो नीड फॉर 3 to 18। वो तो मैं तुम लोगों का दिल रखने के लिए थोड़ा सा अजीब सा बना दिया, नहीं तो मैं बहुत बढ़िया बनाता हूं। चलो बहुत हंस लिए, अब एक काम करो, ये बना के दिखाओ। सेट हमारा क्या है? पावर सेट ऑफ ए है, ठीक है। और रिलेशन क्या है हमारा? सबसेट का है। तो ड्रॉ द हेसियड डायग्राम ऑफ दिस पावर सेट ऑफ ए। सेट क्या है दोस्त? सेट मत भूलना, सेट है पावर सेट ऑफ ए। सेट इज नॉट ए, इसके अंदर तुम्हारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, पावर सेट ऑफ ए में सेटिस्फाई करता है। आप लोगों को याद होगा मैंने क्या किया था? पावर सेट ऑफ ए इंटू पावर सेट ऑफ ए किया था, फिर ऑर्डर पेयर आया था, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया था, फिर मैंने रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक किया था। तो आपका अभी जो सेट बनेगा ना वो पावर सेट ऑफ ए बनेगा। अच्छा, पावर सेट को कभी कभी वी आर ऑल्सो राइटिंग इन 2 power a, तो डू नॉट हैव एनी कंफ्यूजन, ठीक है। तो आई विल राइट वन मोर टाइम कि योर पावर सेट आर बेसिकली हैविंग अ रिप्रेजेंटेशन या तो p ऑफ a के फॉर्मेट में या तो 2 ऑफ a के फॉर्मेट में। तो समटाइम्स दे आर ऑल्सो राइटिंग एज अ 2 ऑफ a एंड देन सबसेट, फिर बोलेंगे चेक करो कि इसका हेसियड डायग्राम बनाओ। दैट इज द सेम थिंग। क्यूब जैसा होगा, नंबर ऑफ एजेस बताओ आयुष जी। इरशाद इरशाद।
एक बार बना दो, जिसका 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है। हो गया, 12 आ गया। इसका कोई बता सकता है क्या मुझे? अंकित गुप्ता, बताओ। वो ओके, ठीक है। एक्चुअली अगर आप ये देखोगे ना, तो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द हाइपर क्यूब। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मालूम है? हाइपर क्यूब ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड वी नो द फॉर्मूला नंबर ऑफ एजेस इनटू n इनटू 2 रेज टू n माइनस 1। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस n, विथ रिस्पेक्ट टू दिस इट विल बिकम n इट इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 रेज टू 4 माइनस 1 एंड देन 4 इंटू 2 रेज टू 3। तो यू विल गेट 32 एजेस। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया हाइपर क्यूब। हाइपर क्यूब हमने पढ़ा था ना, कितने वर्टाइसेस होते? 2n वर्टाइसेस होते, सबकी डिग्री n होती है। फॉर्मूला याद है? टोटल वर्टाइसेस आर 2n, सबकी डिग्री 2, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल इट इज इक्वल्स टू 2e। 2 यहां आ जाएगा तो n इंटू 2 रेज टू n माइनस 1। अब आप बोलोगे कि हाइपर क्यूब कैसे आएगा, वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना। अब आप फाइव को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यू विल रिप्रेजेंट एज 0 0 0। 3 विल बी रिप्रेजेंटिंग, इसको दूसरे कलर से लिख लेता हूं, इट विल बी रिप्रेजेंटिंग 0 0 1। 2 विल बी रिप्रेजेंटिंग 0 1 0। 1 विल बी रिप्रेजेंटिंग 1 0 0। 1 3 विल बी रिप्रेजेंटिंग 1 0 1। 2 3 विल बी रिप्रेजेंटिंग 0 1 1। 1 2 विल बी रिप्रेजेंटिंग 1 1 0। अब आप ना क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि ये एक दूसरे के साथ में तभी कनेक्टेड है जब एक बिट का डिफरेंस आ रहा है। एक बिट का डिफरेंस आ रहा है, जैसे ये 0 0 0, ये 0 1 0 के साथ में कनेक्टेड है, तो एक बिट का डिफरेंस। पाई जो है वो 0 0 1 के साथ में कनेक्टेड है, ये इसके साथ में कनेक्टेड है।
So you can relate this thing कि this is basically inside you will have the hypercube. So inside if you will have the hypercube तो total number of edges will become this. तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो. मैं अगर गेट में होता तो मैं एक पक्का क्वेश्चन इस पे देता था, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट को रिलेट कर रहा है. हाइपरक्यूब का इसके साथ में रिलेट कर रहा है. टोसेट कैसे होगा भाई? 1-3 और 2-3 में कोई रिलेशन नहीं है. 1-3 इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ 2-3, 2-3 इज नॉट ए सबसेट ऑफ 1-3. ये सेम लेवल पे है ना, तो दे आर नॉट हैविंग द रिलेशंस. ठीक है, क्लियर एवरीवन? बोलो, एनी प्रॉब्लम या समझ में आ गया आप लोगों को? बोलिए भाई. लैटिस आगे है भाई, लैटिस थोड़ा सा आगे है, डोंट वरी. लैटिस भी पढ़ाएगा बाबा, सब पढ़ाएगा. मेरे को एक बार सब्जेक्ट तो कंप्लीट करने दो, मैं उसका ही वेट कर रहा हूं. सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद में विल टीच यू मोर. कोई नहीं, दिक्कत समझ आएगा भाई. वैभव भाई टेंशन नहीं लेने का. ये सब चीज मैथ्स कैसा है मालूम है? एक चीज मैं बताता हूँ कैसा है मालूम है. मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, गेट ना बड़ा इजी चीज है, पर होता क्या मालूम है? देखो मैं बताता हूँ गेट क्या है, इसकी फिलोसफी बता देता हूं. ये आपको क्वेश्चन आया है, ठीक है? ये एक कॉन्सेप्ट इधर है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट, ये तीसरा कॉन्सेप्ट, ये फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट, ऐसे 10,000 कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसमें ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3. अब क्या करने का मालूम है? ये क्वेश्चन आया है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो, इसको सॉल्व कर लो. ये गेट है बस. प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? हमको ना ये कॉन्सेप्ट याद नहीं होते, रिवीजन नहीं होता है. तो रिवीजन कर लो. बेस्ट रिवीजन मेथड बताऊं क्या? कुछ मत सोचो, सारा चीज एक पेपर पे लिख के पूरे दीवार पे चिपका दो, घर में पूरा चिपका दो. कहीं भी घूमो तो सिर्फ पेपर पेपर दिखना चाहिए, सब में फॉर्मूला लिखा रहना चाहिए. ऐसे जाओ घूमते रहो फिर पढ़ लो, ए खत्म हो गया जाट. नंबर ऑफ एजेस इन हाइपरक्यूब n into 2⁻⁻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 ⁻
तुम फोन पे बात करोगे तो क्या ही बात करोगे, तुम्हें वैसे भी कहाँ बोलने दिया जाता है। हाँ अच्छा ठीक है ओके। पढ़ते रहो ना तब तक, पढ़ते रहो उसको। हॉस्टल में पागल बोलेंगे, बोलने दो यार पागल, क्या दिक्कत है, अरे बोलने दो ना। पागल ही बोलेंगे ना, 2-3 महीने और, 4 महीने और बोलेंगे, 6 महीने और। आईआईटी में जाओगे फिर बोलेंगे वो पागल का आईआईटी में निकल गया, 2 महीने बाद बोलेंगे उस बंदे का आईआईटी में निकल गया। देखो मैं इतना अच्छा मेथड बताया, लेकिन ये मेथड सुनने को तैयार नहीं है। ये बोलते हैं कि सर हमें तो किसी का फोन ही नहीं आता। ये कोई बात होती है? किसी को किसी का फोन नहीं आता भाई, तब तो और अच्छी बात है, एक काम कर, पढ़ते रहे उधर ही। अब देखो ये इतने ये क्या करते, ये बोल रहे, अब देखो एक्सक्यूज क्या दे रहे, सर मैं इसलिए वो पूरे चार्ट लगा के रिवाइज नहीं कर पाता, इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मेरे को किसी का फोन नहीं आता, अगर मुझे फोन आए तो फिर मैं रिवाइज करूं। ये कोई एक्सक्यूज है? भाई पढ़ लो यार, पढ़ने लिखने से बड़ा भला होगा, ठीक है।
ठीक है, आज के लिए बस इतना है, चलो कल मिलते हैं। ये संगम तुरुक तेरे को मैं ब्लॉक करता हूं। चलो बाय।